हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। तो आज से अपन नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं जो अपना जेनेटिक्स है उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 12th के एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर है वो अपन आज से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि आपको ये जो चैप्टर है, वैसे आपने सुना है कि जेनेटिक्स जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, समझ में नहीं आती है, क्वेश्चंस नहीं होता है सॉल्व। तो उन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। वो सारा सब कुछ मैं इजीली इतना इजी मैं आपको करवाऊंगा कि सब कुछ आप सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन वगैरह या समझने की अपन बात करें, चार्ट वगैरह सब कुछ आप इजीली कर लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने बायोमोलिक्यूल जेओडू नहीं पढ़ा तो वो आप लोग पढ़िए, क्योंकि काफ़ी हेल्प उससे आपको मिलेगी इस 5th चैप्टर में, और जो एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है उसके अंदर भी। और साथ साथ में बायोमोलिक्यूल आप पढ़ते हो तो जो जैव तकनीकी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें भी अपने को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वो सब बातें अपन और करते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन अभी आज के लेसन में अपन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली अपन करने क्या जा रहे हैं, कौन कौन से शब्द जो हैं वो बार बार अपन यूज में लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप क्लियर कर लोगे तो आने वाले जो लेसन है उसमें जो भी टर्म्स अपन यूज में लेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट अपन समझेंगे, जो भी चार्ट्स अपन समझेंगे, वो इजीली आप कर लोगे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नोटबुक लेके बैठिएगा। एनसीईआरटी अभी आपको नहीं पढ़नी है इस चैप्टर की, जब मैं बोलूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इंग्लिश में लिखा है, इसका मतलब भी मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग है वंशानुगत या वंशानुगति की अपन बात करते हैं। और वेरिएशन का मतलब विभिन्नता है। वंशानुगत एवं विभिन्नताओं के जो सिद्धांत हैं वो इस चैप्टर में अपन बेसिकली डिस्कस करते हैं। अब ये क्या है सर, विभिन्नताएं क्या है या वंशानुगत क्या है, इन टर्म का मीनिंग क्या है? तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो हाथी होता है हमेशा वो हाथी को ही जन्म देता है, या इंसान जो होता है वो इंसान को ही देता है, किसी दूसरे एनिमल को नहीं देता है? ऐसा कभी आपने बचपन में सोचा होगा। या ऐसा भी सोचा होगा कि जो आम है उससे आम का जो बीज होता है उससे आम का ही पादप बनता है, कोई दूसरा पादप नहीं बनता, सरसों का पादप नहीं बनता। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा छोटे जब अपन बाल्य अवस्था में थे, छोटी क्लास में थे, तो ऐसे सवाल आए होंगे दिमाग में। तो यहाँ जो ये बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एलिफेंट जो था, या इंसान की अपन बात करें, अपन जो है ह्यूमंस की अपन बात करते हैं, ह्यूमन में जो अपने जो पेरेंट्स थे अपन उनसे सिमिलर नहीं है, तो कुछ ना कुछ चीज उनसे अलग है। चाहे दिखने की अपन बात करते हैं, बोलने की अपन बात करते हैं, ठीक है, शारीरिक और आकारिकी में दोनों में अपन अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्य पैदा हुआ, हाथी से हाथी हुआ, आम से आम हुआ। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर अपन इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, सिंपल सा आइडिया ही है अभी। तो जेनेटिक्स उसे अपन बोलते हैं। और जेनेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है। जेनेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है बनना, किसी भी जैसे इंसान का बनना, जैसा अभी एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है, या वृद्धि करना, बनना या वृद्धि करना। और जेनेटिक्स या जिसे अपन बोलते हैं आनुवांशिकी, हिंदी में इसे अपन बोलते हैं क्या, आनुवंशिकी। इस शब्द को दिया था एक साइंटिस्ट डब्ल्यू बेटसन ने। ये जो चैप्टर है इसे अपन एनसीईआरटी से बाहर पढ़ेंगे, तभी क्लियर हो पाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है नीट में या किसी दूसरे एग्जाम में जो पूछे गए। नहीं तो केवल एनसीईआरटी पढ़ के तो अपन 12th पास ही कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब जेनेटिक्स की अपन ने बात कर ली, ग्रीक वर्ड था, डब्ल्यू बैटसन ने दिया था कि साइंस की ही एक शाखा है या बायोलॉजी की जो ब्रांच है जिसे अपन आनुवंशिकी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या क्या करेंगे, इसके अंदर अपन एक तो जो वंशागति की अपन बात करते हैं, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस की अपन बात करते हैं, जो ऊपर चैप्टर का नाम है अपना इनहेरिटेंस, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं वंशागति या वंशानुगति भी इसे अपन बोल सकते हैं। और दूसरा, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के साथ साथ में अपन वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं, या वेरिएशन को अपन बोलते हैं विभिन्नता। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख रहा हूँ क्योंकि काफी बार जब नीट का पेपर अपन देते हैं तो उसमें सीधा लिख देते हैं वेरिएशन को वेरिएशन, इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस, तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो आनुवंशिकी के अंदर अपन वंशागति और विभिन्नता दोनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो अब इसके अंदर इनहेरिटेंस जो है या वंशानुगति जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? वंशानुगति का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भी लक्षण होते हैं पैतृक से जो पुत्री है, ठीक है, उसमें ट्रांसफर हो। तो जो डेफिनेशन अपन सिंपल से लिख सकते हैं, जैसे अपने जो पेरेंट्स है उनमें से लक्षण जो है वो अपने अंदर आए, अपने से अपनी प्रोजेनी में जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बोल सकते हैं अपन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर या स्थानांतरण भी से आप लोग लिख सकते हैं, या अपन ये भी बोल सकते हैं, अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो पेरेंट है या जो पैतृक है, अपने जो पेरेंट्स है या जो पैतृक है, उससे लक्षणों का ट्रांसफर होता है किसमें? पुत्री में या प्रोजेनी में। उसे अपन क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। वेरिएशन दूसरी साइड में अपने पास है वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन जो है वो भी एक सिंपल सा काम है जिसमें किसी भी जाति की अपन बात करते हैं, जैसे कोई भी एक जाति है, मानव की अपन ने बात कर ली, कुत्तों की अपन ने बात कर ली, बिल्लियों की अपन ने बात कर ली, तो एक ही जाति के जो सदस्य हैं, अलग अलग जो सदस्य हैं, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली असमानता, वो क्या है? वो है विभिन्नता। विभिन्न है अपन एक दूसरे से, वो क्या है? विभिन्नता। क्लियर है? तो ये दोनों टर्म अगर आपको आती है, वंशागति और विभिन्नता, तो ये चैप्टर का जो हेडिंग है, जो नाम है, वो भी क्लियर यहाँ से हो जाना चाहिए, और हो गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो मानव है उसको इन सब के बारे में काफी पहले से आइडिया था। लगभग एक एनसीईआरटी के डेटा की अपन बात करें तो 8,000 से 1000 BC। ठीक है, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व वगैरह जो अपन बोलते हैं ना, मतलब इतना ईसा पूर्व, तो ये सिंपल सा डेटा है, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये मानव को पहले से पता था, और इसमें पहले से मतलब क्या पता था? एक तो वंशागत, और जो दूसरी अपन ने बात की थी विभिन्नताएं, उसके बारे में। तो विभिन्नताओं के बारे में इनको सिंपल सा पता था मानव का कि जो विभिन्नताएं होती है, जो भी वेरिएशन होती है, वो विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन में छुपी होती है। ठीक है, किसमें छुपी होती है? लैंगिक प्रजनन में। और लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें गैमेट या युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का संलयन होता है, वो लैंगिक प्रजनन होता है। क्लियर है? तो लैंगिक प्रजनन में होता है, चाहे वो पादप हो सकता है, चाहे वो जंतु हो सकता है, और इन विभिन्नताओं को अपन कृत्रिम रूप से भी करवा सकते हैं। तो विभिन्नताएं दो प्रकार से हो गई, एक तो प्राकृतिक हो गई
और दूसरी कौन सी हो गई? कृत्रिम हो गई। कृत्रिम का मतलब क्या है? इसे जो है अपन करवा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कृत्रिम रूप से जो है कि मुझे कुछ अच्छे पादप का निर्माण करना था, उत्पादन करना था, मुझे कुछ अच्छे जंतु का निर्माण करना था, ठीक है, जिसमें जंतु की अगर मैं बात करूँ जैसे गाय की या भैंस की, तो मुझे दूध का उत्पादन जो है ज्यादा करवाना है, तो मैं उसमें विभिन्नताएं लेके आ सकता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ भारतीय प्रजातियां हैं जिसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन अपन ने करवाया है, कृत्रिम रूप से विभिन्नताएं उसके अंदर आई है। पंजाब के अंदर साहिवाल गाय है, पंजाब में साहिवाल, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से अपन ने करवाया है। तो अपने जो पूर्वज थे वो उनको इन सब बातों के बारे में आइडिया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में कि जो वंशानुगति है या आनुवांशिकी वगैरह जो है, इनके जो फादर है वो कौन है। तो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स, इतनी इंग्लिश चलेगी और चलनी भी चाहिए इतनी, तभी आप आगे चलकर सेलेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। तो मेंडल जो है वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, आधुनिक जो जेनेटिक्स है, आधुनिक आधुनिक जेनेटिक्स की जो अपन बात करते हैं, उसके जो फादर है, आधुनिक जेनेटिक्स के फादर जो है वो है डब्ल्यू बेटसन। और बेटसन ने ही क्या दिया था? आनुवांशिकी शब्द दिया था। नेक्स्ट, जो प्रयोगात्मक जेनेटिक्स जो है, जिसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह है, जेनेटिक्स जो है उसके जो फादर हैं वो हैं मॉर्गन साहब। मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ड्रोसोफिला पर, उसे भी अपन देखेंगे, एनसीईआरटी में काफी अच्छा बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ साइंटिस्ट या जो फादर की जो अपन बात करते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना आपको कि नॉर्मल पूछा जाए तो मेंडल साहब है, मॉडर्न जेनेटिक्स के पूछे जाए तो वो बेटसन है, और एक्सपेरिमेंट वाला पूछा जाए, प्रयोग वाला, तो मॉर्गन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, एक और साइंटिस्ट अपने पास बचे हुए हैं, ए गेरार्ड, या इधर मैं लिख देता हूँ, नोट करते चलेंगे। तो रटने वाला पोर्शन है वैसे, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। टर्मिनोलॉजी की अपन बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। मानव आनुवांशिकी या मानव जेनेटिक्स की अपन बात करते हैं, मानव या ह्यूमन जेनेटिक्स। और बायोकेमिकल जो जेनेटिक्स है, जैव रसायन, इसको हिंदी में या इंग्लिश में दिक्कत आ रही है वो मैं साथ साथ में बोल रहा हूँ, नोट करते चलेंगे। बायोकेमिकल जेनेटिक्स जो है उसके फादर जो है ए गेरार्ड है, ठीक है। तो ये आपको 4 साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखना। ए गेरार्ड जो है, इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि मानव जेनेटिक्स के ये फादर थे, तो इन्होंने सबसे पहले मानव में एक रोग होता है जिसे अपन बोलते हैं एल कैप्चुरिया, ठीक है, इसे खोजा था मानव सबसे पहले। उपापचय रोग है जिसमें जेनेटिकली ये होता है एल कैप्चुरिया, तो इन्होंने सबसे पहले खोजा था। और इस रोग को काला मूत्र रोग भी कहते हैं। काला मूत्र रोग भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी था, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की अपन बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? टर्मिनोलॉजी। उसके बाद में वापस से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी
या शब्दावली से अपन बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है फैक्टर या कारक। वंशानुगति की इकाई होती है जो किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए वो जिम्मेदार होती है, उसे अपन बोलते हैं कारक। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं वंशानुगति की इकाई है ये। वंशानुगति का मतलब बता दिया मैंने पहले से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है, मेन यूनिट ये है, इसी से ट्रांसफर होता है। और इन फैक्टर को जॉनसन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इन फैक्टर को जीन कहा। क्या कहा? जीन कहा। और मेंडल ने इसे एलिमेंट कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। जॉनसन ने जीन कहा इन कारक को और मेंडल ने इसे एलिमेंट कहा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छा एक और पॉइंट है कि कारकों को दर्शाने के लिए अपन डिफरेंट टाइप के जो साइन है, जो संकेत है, वो प्रयोग करते हैं। और वो सबसे पहले मॉर्गन ने किया था। ठीक है, जैसे मॉर्गन साहब ने क्या बताया था कि जो कारक है उसके लिए संकेत की जो अपन बात करें तो दो प्रकार से हो सकते हैं कारक। दो प्रकार से क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं। एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। मतलब प्रभावी और अप्रभावी। जैसे अपन बात करें किसी पादप की, तो कोई जो पादप है वो क्या है? वो लंबा है। कोई दूसरा पादप जो है वो छोटा है, तो लंबे को अपन बोलते हैं टोल और छोटे को अपन बोलते हैं ड्वार्फ या बोना, जिसे अपन बोलते हैं। ये लंबा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बोना हो जाएगा। लेकिन जो संकेत है वो इंग्लिश में यूज में रहते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है। तो अब टोल के लिए टी अपन बोलते हैं, ड्वार्फ के लिए टी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि टोल और जो ड्वार्फ है इसमें दोनों प्रकार के फैक्टर हैं, लेकिन प्रभावी इसके अंदर कौन सा है? लंबेपन वाला है, टी है। तो प्रभावी हो गया कैपिटल टी। अप्रभावी की अपन बात करते हैं तो अप्रभावी में अपन यूज में रहते हैं स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे अपन देखेंगे। केवल ये आपको ध्यान में रखना, संकेत जो थे इन संकेतों को मॉर्गन साहब ने बताया था, बस इतना ध्यान रखो। और बाकी जैसे जैसे चलेंगे तो काम अपना इजी हो जाएगा। सेकंड जो टर्म था वो है युग्म विकल्पी, जिसे अपन बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? एलील। तो जीन आपने सुना होगा, जीन। तो जो जीन है उसके एकांतरिक स्वरूप में जो समजात गुणसूत्र है, समजात का मतलब समझना आता आपको, जिनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो किसी भी जीन की अपन ने बात की, ये कोई भी जीन था। अब ये जो जीन अपने पास, इसके जो समजात है, मतलब इसी से जो अपने पास वापस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीन का जो एकांतरित स्वरूप होता है उसमें समजात गुणसूत्र पर जो समान स्थल है, समजात गुणसूत्र का मतलब ऐसे गुणसूत्र, ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस टाइप से आपने देखी होगी। ये तो ऐसे गुणसूत्र जो क्या होते हैं? सेम होते हैं लगभग। तो उनकी जो लोकेशन होती है समान लोकेशन, जैसे ये गुणसूत्र ए था, ये मेरे पास बी है, तो सपोज कर लो इसमें ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइप का क्या है? स्पेसिफिक टाइप का जो स्थल है, सेम इसी के अंदर ये वाली लोकेशन अपने पास है। तो समजात गुणसूत्र पर जो समान स्थल है वो आपके पास क्या है? जीन के एकांतरिक स्वरूप है। क्या है? जीन के एकांतरित स्वरूप है। क्लियर है? और ये जो शब्द है वो दिया था बेटसन ने। ये आपने अगर सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, कोशिका विभाजन वाला, तो आपको आना चाहिए, और नहीं पढ़ा तो उसे मैं बताऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट तीसरा है जो है वो अपने पास है लक्षण प्ररूप, और चौथा अपने पास आता है जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप को अपन बोलते हैं फिनोटाइप, जीन प्ररूप को अपन बोलते हैं जीनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब जो
देख सकते हैं अपन, जैसे मेरी हाइट है 5 फीट या 5.5 फीट, या कोई पादप जो है वो हरा है, नीला है, काला है, कोई इंसान गोरा है, सांवला है, तो वो जो बाहर से देखने वाले लक्षण हैं या जो बाहरी लक्षण है वो होता है लक्षण प्ररूप, जबकि जीन प्ररूप जो होता है वो अंदर वाला होता है। ठीक है, जो इसका आनुवांशिक संगठन होता है किसी भी जीव का, कि उसमें जीन किस प्रकार के हैं, उसमें डीएनए किस प्रकार का है, तो वो सारा जो होता है वो क्या होता है, जीन प्ररूप। जीन प्ररूप ही एक प्रकार से लक्षण प्ररूप को रेगुलेट करता है। और ये जो दोनों शब्द हैं, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप, ये भी दिए थे जॉनसन नाम के साइंटिस्ट, जॉनसन ने दिए। लक्षण प्ररूप जो होता है वो वातावरण के कारकों से प्रभावित होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर धूप बहुत ज्यादा तेज है तो पत्ते जो होते हैं मुरझा जाते हैं, पेड़ जो मुरझा जाता है। इंसान जो होता है बहुत ज्यादा धूप में काम करता है तो उसका रंग सांवला जब हो जाता है थोड़ा सा, जबकि जीन प्ररूप वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है? तो ये दोनों टर्म भी आपको ध्यान में रखना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो बताए मैंने आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट है होमोजाइगस, जिसे अपन बोलते हैं सम युग्मजी। सम का मतलब होता है समान और युग्मजी का मतलब होता है युग्मक। ठीक है, तो समान लक्षण के कारक जो होते हैं, समान लक्षण के कारक, जैसे अभी मैंने बताई थी लंबाई की, अपन जो बात करते हैं, कोई भी पादप है वो लंबा है, तो लंबा है तो लंबाई में अपन बोलते हैं, टर्म लेते हैं यूज में टोल, तो हो गया ये टी। जबकि दूसरा अपने पास होता है बोना, जिसे अपन बोलते हैं ड्वार्फ, उसे अपन बोलते हैं क्या, स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि जो टी होता है ये अपने पास है प्रभावी, और प्रभावी वाले को अपन लिखते हैं बड़े से, कैपिटल लेटर से। ये नियम आगे और मैं बताऊंगा, लेकिन अभी केवल टर्म है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है अप्रभावी। तो अगर किसी भी पादप की अपन बात करते हैं तो इसमें जो युग्मनज है, युग्मज की जो अपन बात करते हैं, दो युग्मज होते हैं, या तो वो हो गया यहाँ पर टी टी, या हो गया वो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों टी टी, इसका मतलब क्या है, ये पादप लंबा है। इसमें स्मॉल स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या है, ये बोना है या ड्वार्फ। तो दोनों प्रकार के जो युग्मज की अपन बात कर रहे हैं, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इसमें भी स्मॉल और इसमें भी, ये दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं सम युग्मजी, मतलब समान युग्मज है। जबकि छठे की अपन बात करते हैं विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस, जिसे अपन बोलते हैं। विषम युग्मजी का भी सिंपल सा मीनिंग है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, विषम होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे एक हो गया कैपिटल टी, दूसरा हो गया स्मॉल टी, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये हो गए विषम युग्मजी। क्लियर है? और जो सम युग्मज और विषम युग्मज टर्म है वो दिया था पेटसन ने, पेटसन ने दिया था। पेटसन ने सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी शब्द दिया। ठीक है, तो ये भी आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सातवां जो पॉइंट है अर्ध युग्मज, या इसे अपन बोलते हैं हेमीजाइगस। अर्ध युग्मज या हेमीजाइगस। तो जो जीव होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो अगुणित हो सकता है। अगुणित का मतलब जिसमें जो गुणसूत्रों की संख्या वो आधी रहती है, जिसे अपन बोलते हैं n। बोले सर आधी कहाँ, n/2 होता तो आधी होती। तो दूसरा होता है द्विगुणित, आधे किसकी होगी, जो मेन क्रोमोसोम है उसका। तो द्विगुणित का मतलब डबल, द्वि का मतलब डबल, तो 2n है, इसका आधा होता है n। तो अगुणित और द्विगुणित, बिल्कुल बेसिक से मैं चल रहा हूँ, तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना, तभी जेनेटिक्स को आप कवर कर पाओगे। ठीक है, तो जो द्विगुणित होता है कोई भी जीव, उसमें जो जोड़े में मिलने वाला जो कारक थे
जोड़े में मिलने वाले जो कारक थे उसमें से केवल एक ही होता है, तो उसे अपन बोलते हैं अर्धयुग्मजी या अर्धयुग्मज। ठीक है, जैसे अभी अपन बात करें कि मैंने बताया था कि टी और टी ये जोड़े में मिलता है या स्मॉल टी जोड़े में मिलता है, तो इसमें से अगर एक ही मेरे को मिला, या तो ये मिल गया या ये मिल गया, तो दोनों में से तो एक ही मिला मेरे को, तो एक ही मिला, तो इन दो का आधा क्या हुआ, ये एक ही होगा। अरे दो का आधा कितना होता है, एक होता ना, तो पहले मेरे को ये मिल रहे थे, और अब अगर मेरे को इस टाइप से कंडीशन देखने को मिलती है तो ये हो गया अर्धयुग्मज। क्लियर है? तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म जो अपने पास है वो है फिनोकोपी। जैसे फिनोटाइप अपन ने पढ़ा था, बाह्य जो लक्षण है उसके लिए अपन बात करते हैं, तो फिनोकोपी का मतलब समझेंगे कि सिंपल सा है कि जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास कोई भी जीव ए है, ये मेरे पास कोई भी जीव बी है, ये इसका जीन है, डीएनए वगैरह की अपन बात करते हैं, और ये इसका जीन या डीएनए वगैरह की अपन बात करते हैं। तो अगर इन दोनों जीवों को, ये जीव ए है और ये जीव बी, इन दोनों को अगर मैं समान वातावरण में रखूं, मैं इसमें समान वातावरण में मैं रखूं, तो जीव तो ए और बी अलग अलग है, मतलब इसका जो जीन है वो अलग है। किससे? इसके जीन से। तो दोनों के जीन क्या हो गए, अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी अगर इनको मैं समान वातावरण में रखूं, तो इनके जो स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग क्या हो जाती है, बाहर से सेम हो जाती है। ठीक है, तो फिनो का मतलब लक्षण की अपन ने बात की, और कॉपी का मतलब क्या होना, समान। एग्जाम में चीटिंग की होगी आप लोगों ने, नीट में तो होता नहीं है, बाकी स्कूल में करते हैं। तो कॉपी का मतलब समान, और क्या समान, फिनोटाइप। जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा था फिनोटाइप में होता था लक्षण प्ररूप। तो मैं और मेरे मित्र जो थे दोनों जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट हो गए 2 साल के लिए, काफी बर्फबारी हो रही थी, तो हम तो दोनों ही गोरे हो गए, सब मजा आ गया। जबकि हमारा जीनोटाइप जो है, जीन प्ररूप वो क्या है, अलग अलग। तो इसके अंदर आप दो ही टर्म ध्यान में रखना कि जीन प्ररूप क्या है, अलग है, अलग अलग है। बट अगर इन्हें अपन समान वातावरण में रख दे, समान वातावरण में रखने पर क्या हो जाएगा, जो लक्षण प्ररूप है वो हो जाएगा समान, एक दूसरे से समान यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कुछ टर्म है जेनेटिक्स से रिलेटेड। ये आप 1 या 2 बार वीडियो देखिए, इन टर्म को लिखिए, उसके बाद में जैसे ही अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, जेनेटिक्स को 2-3 पार्ट पढ़े, 2-3 पार्ट में अपन पढ़ेंगे, भाग में पढ़ेंगे। पहले मेंडल वाला पढ़ेंगे, उसके बाद मेंडल के बाद में जो साइंटिस्ट है उसका उनका पढ़ेंगे, उसके बाद में मानव जो वंशानुगति है वो अपन देखेंगे। तो काफ़ी लंबा चलने वाला है ये अपना दौर, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी मैं करूँ। और जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं कि घास काट दी जाए, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बालक हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है, वीडियोस बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ और आप उसे अच्छे से समझें। ठीक है, सो इसे पढ़िए आप। देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट।